बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया। तो विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया, सबसे पहले कि B12 बॉडी में करता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है। तो B12 जो है वो एक कोफैक्टर है और एसेंशियल अमीनो एसिड की जनरेशन सिंथेसिस के लिए ये हमें चाहिए। ये मेथियोनिन को हेमोसिस्टीन बनाने में यूज़ होता है। फिर ये हेमोसिस्टीन आगे जाके टेट्राहाइड्रोफोलेट बनाता है और फिर टेट्राहाइड्रोफोलेट आगे जाके थाइमाइड मोनोफॉस्फेट बनाता है और ये डीएनए बनाता है। तो ये B12 हमारे डीएनए सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है कि सेल में डीएनए बन जाए। जब ये B12 डिफिशिएंसी होगी तो डीएनए नहीं बनेगा। जब डीएनए नहीं बनेगा तो सेल का जो न्यूक्लियस है उसकी मैच्योरेशन आगे नहीं बढ़ेगी, अरेस्ट होगी। फिर साइटोप्लाज्म तो नॉर्मली बनेगा लेकिन डीएनए न्यूक्लियस सिर्फ नहीं बन रहा। तो इन दोनों के बीच, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच एसिंक्रोनी होगी, मतलब साइटोप्लाज्म ज़्यादा बढ़ेगा और न्यूक्लियस वही का वही अरेस्ट रहेगा। तो जितना साइटोप्लाज्म ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तो सेल का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा, तो हमारे पास मेगा कैरियोसाइट्स बनेंगे। तो ये क्या है का फंक्शन था। अब हम विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं कि ये बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होता है। तो कुछ फूड है जैसे मीट, फिश, एग्स, मिल्क, इन चीज़ों में विटामिन B12 होता है। हम खाते हैं तो स्टमक का जो एसिड है वो विटामिन B12 रिलीज़ करता है फूड से। फिर गैस्ट्रिक पीएच की वजह से एक कैरियर है आर प्रोटीन। ये आर प्रोटीन बेसिकली माउथ से सीक्रेट होता है, ओरल कैविटी से सीक्रेट होता है और स्टमक में जाता है, लेकिन गैस्ट्रिक पीएच की वजह से ये बाइंड होता है विटामिन B12 से। अब विटामिन B12 के साथ ये बाइंड होता है, फिर गैस्ट्रिक पैराइटल जो सेल्स है वो एक फैक्टर रिलीज़ करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। वो भी इन जो कम्प्लेक्स बना है आर प्रोटीन का और विटामिन B12 का, इनके साथ अटैच हो जाता है। फिर पैनक्रियाटिक सिक्रीशन, ये स्टमक जो एम्प्टी होता है नीचे ड्यूडिनम में जाता है, वहाँ पर जो पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस आती है, पैनक्रियाटिक सिक्रीशन आर प्रोटीन को रिमूव करते हैं। सिर्फ अब इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन B12 पर रह जाते हैं। विटामिन B12 फिर आगे जाके ये B12 कम्प्लेक्स जो है एक रिसेप्टर के साथ अटैच होता है जो एलियम में होता है, टर्मिनल एलियम में, और फिर ये अंदर चला जाता है सेल के एंटेरोसाइट्स से ये प्लाज्मा में चला जाता है और प्लाज्मा में एक ट्रांसपोर्टर है ट्रांसकोबालामिन 2, ये इसको ट्रांसपोर्ट करता है लिवर में और ये लिवर में स्टोर होता है और इसकी स्टोरेज बहुत टाइम के लिए होती है, 3 सालों के लिए इसकी स्टोरेज होती है। तो विटामिन B12 डिफिशिएंसी बहुत टाइम लेती है डेवलप होने में। अब आते हैं इसके काजेज़ की तरफ कि ये काजेज़ क्या है विटामिन B12 डिफिशिएंसी के। तो पहला तो है डाइटरी काजेज़ में के पेशेंट है वो वेजिटेरियन है, स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है, जिस तरह के इंडियन लोग हो गए, तो उनमें ज़्यादातर विटामिन B12 डिफिशिएंसी होती है क्योंकि वो इनकी कंजम्पशन नहीं है फ़िश की, मीट की, इन चीज़ों की इनकी कंजम्पशन बिल्कुल नहीं है, तो विटामिन B12 डिफिशिएंसी रहती है उनमें। फिर है गैस्ट्रिक पैथोलॉजी, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस कम है, ख्वाह वो PPIs की वजह से या एनसेड्स की वजह से या किसी की गैस्ट्रिक सर्जरी हुई है तो उस वजह से एसिड नहीं है, गैस्ट्रिक एसिड नहीं है और आगे जो बाइंडिंग है वो नहीं हो रही, तो उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। फिर है पर्नीशियस इनीमिया में ये मोस्टली ऑटो इम्यून डिजीज़ है बॉडी के, जैसे हशमोटो और इस तरह के जो डिजीज़ है उनमें इंट्रिंसिक फैक्टर की डिफिशिएंसी हो जाती है, उसको हम पर्नीशियस इनीमिया कहते हैं। फिर है स्मॉल बॉल पैथोलॉजीज़, तो स्मॉल बॉल पैथोलॉजीज़ में हमारे पास है पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होता है तो जो रिसेप्टर्स है उसकी कंपटीशन होती है। पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी की समझ तो आपको आ गई होगी, क्योंकि पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी होगी तो उसकी सिक्रीशन नहीं होगी तो जो आर प्रोटीन है
वो रिलीज़ नहीं होगा। जो रिलीज़ नहीं होगा तो रिसेप्टर के साथ जो बाइंडिंग है विटामिन B12 की वो नहीं होगी। और बैक्टीरियल ओवरग्रोथ जो है उसकी ये कंपटीशन होती है रिसेप्टर के लिए विटामिन B12 कम्प्लेक्स की और बैक्टीरियाज की। फिर है टैपवॉर्म। तो टैपवॉर्म इन्फेक्शन में वहाँ पर तो बिल्कुल माल न्यूट्रिशन होता है, एब्जॉर्प्शन ही नहीं होती, बाकी न्यूट्रिएंट्स के साथ विटामिन B12 की भी नहीं होती। और क्रोन डिजीज़ में, तो क्रोन डिजीज़ में अभी टर्मिनल इलियम में पैथोलॉजी है, वहाँ पर अल्सर्स बने हुए हैं, तो रिसेप्टर्स नहीं है। जब रिसेप्टर्स नहीं है तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। अच्छा, अब हम इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? इसके इन्वेस्टिगेशंस के लिए हम CBC करेंगे। तो CBC में HB कम होगी, MCV जो है वो ज़्यादा होगी, 100 से ज़्यादा होगी। हमने पिछली दफ़ा जो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में पढ़ा था कि उसमें कम होगी, तो ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया होगी इसमें। और ब्लड स्मेयर करेंगे तो उसमें मैक्रोसाइट्स होंगे, सेल्स जो होंगे वो उसकी भी हम पैथोलॉजी पढ़ चुके हैं किस तरह बड़े होंगे, तो बड़े बड़े सेल्स होंगे। और बोन मैरो करेंगे तो हाइपर सेलुलर बोन मैरो होगा, क्योंकि वहाँ पर जो एनीमिया है, तो एनीमिया को कंपनसेट करने के लिए बोन मैरो तेज़ी से काम कर रहा है। तो वो जब काम तेज़ करेगा अपना, तो प्रोलिफरेशन भी होगी सेल्स की, तो हाइपर सेलुलैरिटी होगी। फिर सीरम फेरेटिन एलिवेट होगा और बिलरुबिन और LDH भी एलिवेट होगा। ये इस वजह से होगा कि बॉडी में सेल, ये बड़े सेल्स है, तो ये जब स्प्लीन से गुजरेंगे तो उसकी ब्रेकडाउन होगी, हेमोलिसिस होगी। तो ये बिल्कुल फ्रेजाइल सेल्स है ना, टूटते हैं, तो ये टूटेंगे तो फिर हेमोलिसिस की वजह से बिलरुबिन भी रेज होगा और LDH भी रेज होगा। तो ये हो गया हमारे पास इसके इन्वेस्टिगेशंस। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट में हम सिर्फ ये हाइड्रोक्सीकोबालामीन देते हैं। ये हम 100 माइक्रोग्राम देते हैं IM सेक्स डोजेस देते हैं 2 और 3 डेज अपार्ट, 2 या 3 दिन के बाद एक डोज देते हैं, और ये 6 डोजेस हमने पूरे करने होते। फिर मेंटेनेंस के लिए हम हर 3 महीने बाद 1000 माइक्रोग्राम का एक डोज लगाते हैं। अच्छा, अब हम जाते हैं कि पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा। पेशेंट OPD में या हम क्लिनिक में बैठे तो पेशेंट कैसे आएगा? पेशेंट मलेज के साथ आएगा, ब्रेथलेसनेस है, पेरेस्थीजियास है। पेरेस्थीजियास इसलिए है कि विटामिन B12 का रोल जो है वो नर्व कंडक्शन में भी है, तो वहाँ पर भी जो CNS के जो कंडक्शन है उसमें भी मसला होगा, तो पेरेस्थीजियास होंगे। और या सोर थ्रोट के साथ आएगा पेशेंट, क्योंकि इसमें अल्सर्स बनते हैं। वेट लॉस, इम्पोटेंस होगा। ये सारे जो है ये न्यूरोलॉजिकल जो उसके मैनिफेस्टेशंस है। पुअर मेमोरी होगी, डिप्रेशन और विजुअल डिस्टर्बेंसेस, ये सारे जो उसके न्यूरोलॉजिकल जो मैनिफेस्टेशंस है वो है। फिर इसके साइंस क्या होंगे? माउथ स्मूथ टंग होगा, माउथ एंगल्स क्रैक्स होंगे, एंगुलर शेलेसिस हम इसको कहते हैं। स्किन पिगमेंटेशन होगी, हार्ट फेलियर होगा, पायरेक्सिया होगा। इसमें जो ज़्यादातर सिम्टम्स है उसके न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस की वजह से, और कुछ सिम्टम्स है वो जो है वो एनीमिया की वजह से। तो ये है, और इसके अलावा मैं सिनेरियो भी आपको दूंगा। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी को फिर भी कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।